नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है ये आपका आज मैं डील करूंगा सेक्शन 199 एंड सेक्शन 200 को लेकर। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट के लिए बहुत ही रिलीवेंट है। आइए डील करते हैं। सेक्शन 199 क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एंड सेक्शन 200 ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 199 क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड। इस केस में क्या होगा, कब क्रेडिट मिलेगा? टैक्स जो काटा गया है उस टैक्स काटने का क्रेडिट, टैक्स काटा गया वो आपके 26 ईयर्स में शो करेगा। इसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा? इसका क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर भी मिल सकता है, ओवर द ईयर्स भी मिल सकता है। और कोई ऐसे जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, जैसे मान लो मेरा माइनर चाइल्ड है तो उसका जो इनकम होगा वो मेरे हैंड में डिक्लब हो रहा है। तो जो माइनर चाइल्ड को जो इनकम हुआ है उसके ऊपर जो टीडीएस कटा है, सपोज करो माइनर चाइल्ड के बैंक में 50 लाख रुपीस थे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया, एफडी था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनर तो चार्जेबल होते नहीं है, तो मेरे हैंड में चार्जेबल होंगे क्योंकि मेरा इनकम अधिक है। तो मेरे हैंड में जब चार्जेबल होंगे तो माइनर को जो जो टैक्स काटा गया उसका भी क्रेडिट हमको मिलेगा। आइए देखते हैं। इफ इनकम इज एसेस्ड टू अदर पर्सन देन टीडीएस क्रेडिट इज अलाउड टू सच अदर पर्सन। क्लबिंग वाले केस में यदि इनकम किसी अदर के हैंड में टैक्सेबल होगा, जैसे माइनर बच्चे के लिए इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा, तो माइनर के ऊपर जो टीडीएस काटा गया, माइनर के जो एफडी के ऊपर जो टीडीएस काटा गया है वो मेरे हैंड में टैक्सेबल होगा, उससे क्रेडिट हमें मिलेगा। टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज एसेसेबल। क्या होता है, टीडीएस क्रेडिट कब मिलता है? आपका काटा कब गया है उससे रिलीवेंट नहीं है, आपका इनकम टैक्सेबल कब होता है उससे रिलीवेंट है। देखिएगा मेरा जो पुराना वीडियो है मैं आई बॉल में लगा दूंगा सेक्शन 194 आईसी को लेकर। 194 आईसी किसको लेकर डील करता है? 194 आईसी डील करता है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लेकर। जब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं तो जो प्रमोटर पे करते हैं, जिससे जमीन लिया जाता है, जब लैंडलॉर्ड को पे करते हैं तो उस केस में क्या होगा, टैक्सेबल कब होगा? जिस साल में वो जब वो आपका जो प्रॉपर्टी है वो उसके एनओसी मिल जाएगा और उस साल में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। बट जो आपको एडवांस दे रहा है ज्वाइंट डेवलप एग्रीमेंट के थ्रू, वो आपको मान लो एडवांस मुझको मिल रहा है 18-19 में, लेकिन जो बिल्डिंग बन के एनओसी मिलेगा तभी टैक्सेबल होगा। एनओसी मिलता है आपको 21-22 में, तो उस केस में टैक्सेबल 21-22 में होगा। तो वही बोला गया है कि टीडीएस क्रेडिट शैल बी गिवन फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर विच सच इनकम इज एसेसेबल अंडर सेक्शन 194 आईसी। डिटेल में आपको 194 आईसी का जो मेरा वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ में। देखिए, इनकम एसेसेबल अवर नंबर ऑफ ईयर्स देन टीडीएस क्रेडिट शैल आल्सो बीन गिवन अक्रॉस दोज ईयर्स। मान लो यदि इनकम टैक्सेबल होगा एक से अधिक साल में, तो जो टीडीएस क्रेडिट है वो भी प्रोपोर्शनेटली उस साल में मिलेगा। जितना इनकम टैक्सेबल होगा उसके बिहाफ में जो टीडीएस काटा गया है वो आपको क्रेडिट मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। आई थिंक सेक्शन 109 इज क्लियर। दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन, एक नोटिफिकेशन और एक इंस्ट्रक्शन है, आइए उसको डील करते हैं। पहला आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2017। देखिए क्या बोला गया, इन केस ऑफ माइनर्स वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव डिसीज्ड द टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट इनकम एक्रूड टू द माइनर is required to be deducted and reported against PAN of the minor child। समझ में आया? जहां पर दोनों पेरेंट्स से डिसीज्ड है उस केस में क्या होगा, जो इनकम होगा माइनर चाइल्ड का उसको टीडीएस क्या होगा, टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट माइनर चाइल्ड के अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो माइनर चाइल्ड है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं। एक और था आपका इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2019 क्रेडिट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 199 टू एन एसएससी व्हेन टैक्स डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड विद द रेवेन्यू बाय डिडक्टर। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एओ कैन वेरीफाई एओ टीडीएस से। एओ क्या करता है, आपको 199 का क्रेडिट मिलेगा। कब मिलेगा, जब वो डिडक्टर उसको जमा कर देगा।
मान लो आपसे टीडीएस काट लिया गया, आपको टीडीएस काट के पेमेंट किया गया, लेकिन उस पैसे को फिर जो जिसने काटा था उसने जमा नहीं किया, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आप तो क्लेम करने जाओगे, आपका 26 में शो नहीं करेगा, और आपने यदि क्लेम कर दिया तो आपका फाइल फंस जाएगा। उस केस में क्या बोला? उस केस में एक इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था, बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही रिलीवेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखिए क्या क्या बोला गया। बोला गया एओ कैन वेरीफाई विथ एओ टीडीएस, एओ असेसिंग ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर टीडीएस है उससे वेरीफाई कर सकता है एंड में अलाउ क्रेडिट द एओ में ऑल्सो इफ डीम्ड नेसेसरी इशू और नोटिस टू द डिरेक्टर। क्या कर सकता है एओ? जिसने नहीं काटा था डिरेक्टर को एक नोटिस इशू कर सकता है और उसको कंपेल कर सकता है कि आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कीजिए, और जो आपका मिस हो गया था आप उसको मिसिंग क्रेडिट स्टेटमेंट को आप शो कीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5/2013 ऐसे ऐसे बहुत जगह होता है कि टीडीएस काट लिया जाता है लेकिन उसको जमा नहीं करते हैं। उस केस में इंस्ट्रक्शन 5/13 का हम लोग प्ली ले सकते हैं कि आप एओ को, जो आपका डायरेक्टर, आप उसको कंपेल कीजिए कि वो करेक्शन स्टेटमेंट सबमिट करे। सेक्शन 200। अब जो बंदा टैक्स काटता है, जो डिडक्टर है जो टैक्स काटता है, उसकी क्या क्या ड्यूटी होती है उसको लेकर सेक्शन 200 डील करता है। देखिए क्या ड्यूटी है। सबसे पहले जो टैक्स काटा गया है उसको जमा करना पड़ता है गवर्नमेंट के हेड में। जो टैक्स काटा गया है उसको जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के हेड में। तो देखिए कब जमा करना पड़ेगा? व्हेन द पेयर इज द गवर्नमेंट और व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट पे करता है या गवर्नमेंट के बिहाफ में पे करता है। तो आप लोग को पता होगा कि जब गवर्नमेंट पे करता है तो नॉर्मली थ्रू ट्रेजरी पे करता है, जहां पर ट्रेजरी के थ्रू नहीं होता है वहां चलान के थ्रू होता है। क्या बोला गया? टीडीएस इज डिपॉजिटेड विदाउट चलान। जहां पर ट्रेजरी के थ्रू पे होता है वहां पर चलान के बिना ही पे होता है। और उसका टाइम लिमिट क्या है? क्योंकि आप चलान के बिना पे कर रहे हो तो ऑन द सेम डे आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। और जहां पर जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलान के थ्रू पे किया जाता है उस केस में क्या होता है? उस केस में आता है ऑन और बिफोर 7th फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस महीना में टैक्स काटा गया था उसके नेक्स्ट मंथ में 7 डेज के भीतर में, 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन वाज मेड। और क्या बोला गया है? और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(a). 192(1)(a) में क्या आता है? 192(1)(a) में आता है कि एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉई के बिहाफ में जो टैक्स ऑन परक्यूजिट। उस केस में कब करना पड़ेगा? 7 डेज। जिस दिन आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ में पे करेगा उसके 7 दिन के अंदर में, जब ये इनकम क्रेडिट होगा एम्प्लॉई के हैंड में, उसके 7 डेज के भीतर में इसको नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होते हैं। विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ आपको जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स पे कर देता है, जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स पे कर देता है। आइए देखते हैं। व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। पहला वाला केस था गवर्नमेंट का, और ये वाला केस क्या है? अदर देन गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट के अलावा यदि कोई पे करता है उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट के अलावा यदि पे करते हो तो चलान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो अदर वे टू मेक डायरेक्ट पेमेंट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यू हैव टू मेक पेमेंट थ्रू द चलान के थ्रू आपको पे करना पड़ता है। उस केस में क्या होगा? यदि मार्च महीने का पेमेंट है तो आपको ऑन और बिफोर 30 अप्रैल जमा करना पड़ता है। यदि आपने टैक्स काटा है मार्च महीने में तो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से पहले आपको जमा करना पड़ेगा। और यदि मार्च के अलावा है तो सेम कंडीशन है 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड और इनकम टैक्स इज ड्यू अंडर सेक्शन 192(1)(a). चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो टैक्स काट रहे हैं उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैंने बताया था कि उसको जमा करना पड़ता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो टैक्स जमा करने के लिए जो आपने टीडीएस काटा है, टीडीएस काटने के लिए आपका टैन नंबर बहुत ही आवश्यक होता है। बिना टैन का आप टैक्स जमा नहीं कर सकते एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। जैसे आपका 194 IA है, IB है, 194 IC है। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें टैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 194 IA, IB, IC को लेकर सारे वीडियो मेरे दिए हुए हैं। मैं इसको आई वॉल बटन में मैं इसको फिर से दे दूंगा, आप उसको चाहो तो वहां से देख सकते हो। आइए मैं आपको बोलता हूं कि
क्या होता है, मैंने क्या कहा, मेरे सपोज करो मैं 100 लोगों से सर्विस ले रहा हूँ या प्रोडक्ट को बाई कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बाई में तो 194 क्यों आएगा, मैं 100 लोगों से मैं सर्विस ले रहा हूँ। उस केस में क्या होगा, मैं 100 लोगों को मैं टीडीएस काट के पे कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जितने लोगों का मैंने टीडीएस काट के पे किया है, मैं अपने टैन में सभी का सभी पैसे को जमा कर दूंगा। तो मेरे अकाउंट में सपोज करो 1 करोड़ रुपया हो गया, टैन में जमा हो गया। अब मुझे एक स्टेटमेंट के थ्रू बताना पड़ेगा कि मैं किसके लिए मैं किससे कितना पैसा लिया हूँ। ये आपका स्टेटमेंट एक आपका क्वार्टरली रिटर्न होता है, जो 24 क्यू है, 26 क्यू है, 26 क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ये सारे के सारे रिटर्न होते हैं। ये क्वार्टरली रिटर्न हमको सबमिट करने पड़ते हैं। अभी देखिए ये रिटर्न कब सबमिट करना पड़ता है, पहला क्या दिया, मैं इसमें ड्यू डेट फॉर टीडीएस और टीसीएस को लेकर भी डील किया हूँ। टीसीएस के ऊपर वीडियो मैं आपको और किसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आपका जो आपने टैक्स काटा था अप टू 30 जून तक यदि आपने काटा था, ये जो जो रिटर्न होता है वो क्वार्टरली होता है, पेमेंट मंथली होता है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, लेकिन जो रिटर्न होता है वो क्वार्टरली होता है। तो क्या होगा, 30 जून तक यदि आपने काटे थे तो आपको टीडीएस रिटर्न सबमिट करना पड़ता है 31 जुलाई, 24 क्यू में, 26 क्यू में, 26 क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ये बहुत सारे, इसको भी लेकर मैं डील करूंगा। देखिए 30 जून तक की 30 जून क्वार्टर का ड्यू डेट आपका 31 जुलाई है, और ड्यू डेट फॉर टीसीएस क्या है, 15 जुलाई है। टीसीएस को लेकर डिटेल में आने वाले वीडियोज में डील करूंगा। आइए फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझ कर रखिए। फिर क्या लिखा है, 30 सितंबर को कब मुझको पे करना पड़ेगा, 31 अक्टूबर को। आप देखिए कि हमेशा एक महीने का गैप रहता है, 30 जून का 31 जुलाई, 30 सितंबर का 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर का 31 जनवरी, और 31 मार्च का 31 मई। इस मई महीने में 2 महीने का गैप है, एक महीने का नहीं, 2 महीने का गैप है। क्योंकि आपको पता होगा कि इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि मार्च महीने का जो टैक्स पे करने का होता है वो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ नहीं होकर 30 अप्रैल तक होता है, वो 30 अप्रैल तक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये टीसीएस वाले केस में क्या है, 30 जून के लिए 15 जुलाई, 13 सितंबर के लिए 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर के लिए 15 जनवरी, एंड 31 मार्च के लिए 15 मई, 15 मई। तो ये टीसीएस के जो डिटेल जो आपके एलाबोरेटली मैं इसको डील करूंगा जब जब टीसीएस के टॉपिक में जाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं जब जाऊंगा तो उसमें मैं टीसीएस को डील करूंगा। फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप ये समझ के रखिए कि हमें भी टीसीएस का क्वार्टर रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। यदि किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे मेल भेज सकते हैं। माय मेल आईडी इज आल्सो गिवन फॉर एनी क्वेरी। यू कैन सेंड मेल मी आल्सो एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट मेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।